हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता, सीके सर। मैं आपके सामने आया हूँ फिजिक्स का सॉल्यूशन लेके। फिजिक्स का सीपीटी जो कि अभी तक हमारे 3 पार्ट टेस्ट हुए थे, उन सबका कंबाइंड सिलेबस था इस बार, जैसा कि आप जानते हो। तो उसका मैं इंजीनियरिंग यानी कि जेई का जो फिजिक्स का पेपर था उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। पेपर ठीक ठाक था, एकदम जेई मेन लेवल का था, या फिर बोल सकते हो थोड़ा आसान लेवल में ही था। तो देखते हैं बारी बारी से उसके सवाल क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, देखो बहुत सिंपल सवाल है, डायमेंशन यूनिट डायमेंशन का सवाल है। बोल रहा है कि लेट क्यू बी द डिनोट द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू स्क्वायर बाई सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगर कैपेसिटर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो एनर्जी इन कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा। एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर। अगर ये एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो ध्यान से देखो तो ये क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा वो बिल्कुल एनर्जी के डायमेंशन जैसा होगा। यानी कि क्यू स्क्वायर बाई सी का जो डायमेंशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप सिमिलरली आप एनर्जी का डायमेंशन लिख सकते हो। और एनर्जी का डायमेंशन होता क्या है? ml2t-2। ये सभी जानते हैं, बहुत बेसिक है। तो आप देख लो ml2t-2 कहाँ पे है? ml2t-2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एरर का सवाल सिंपल सा। बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। डेंसिटी मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले डेंसिटी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी का वैल्यू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास हो गया m, वॉल्यूम को मैं क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम लिख लेता हूं L3, अगर इसका एक साइड का लेंथ L मान लूं तो। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर, देखो मास में मैक्सिमम एरर कितना है? 4% का। लेंथ में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 3% का। तो आपको बोल रहा है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? तो आप लिखो डी रो बाई रो इक्वल टू, ये क्या बनेगा? dm बाई m, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3 टाइम्स ये बन जाएगा तुम्हारा क्या? dl बाई l। हम जानते हैं कि ये हमेशा जो है आपका ऐड ही होता है कहानी, तो ये बन जाएगा आपका कितना? dl डिवाइडेड बाई l के बराबर। dm बाई m, मास में एरर कितना दिया है? 4% का, 4% प्लस 3 इंटू dl बाई l। लेंथ में एरर कितना दिया हुआ है आपको? 3% का, तो 3 इंटू 3 हो गया 9%, 9% प्लस 4% कितना हो गया? 13%। यानी कि मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल है इस मेजरमेंट में वो कितना हो सकता है? 13%। और ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल लग रहा है वेक्टर से है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल मस्ट टू फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो फोर्सेस, तो बहुत सिंपल वेक्टर का सवाल हो गया। एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2। मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट उसका स्क्वायर जो होता है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का वैल्यू दे रखा है उसने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर। F1 है कितना? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई स्क्वायर प्लस F2 हो गया कितना? x माइनस वाई, इसका स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू कॉस। मान लो कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना था? थीटा था। लेट अस अज्यूम। तो जरा ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आरएचएस में देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, यानी कि 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, ये बन गया 2y स्क्वायर। यहाँ पे आएगा प्लस 2xy और यहाँ पे आएगा माइनस 2xy, ये दोनों आपस में कैंसिल। और यहाँ पे देखो तो ये बन रहा है 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। इनको इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और आरएचएस में चल रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस यहाँ पे कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस हटाओगे तो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स लग जाएगा, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल वेक्टर का नॉर्मल सवाल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जेई का सवाल है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आने वाला है, बाकी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगला सवाल जहां तक मैं देख पा रहा हूं सिंपल फोर्स बैलेंसिंग का सवाल लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m on a rough horizontal surface is acted upon by two forces as shown in figure। देखना एक ब्लॉक है ऐसा, इस पे मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है, देखो इधर की तरफ लग रहा है F1, ये फोर्स F1 है, और ये फोर्स लग रहा है F2 यहाँ पे कहीं, दिस इज F2।
अब ध्यान से सोचो तो इस F2 के दो टुकड़े होंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। एंगल कौन सा दिया है भाई? एंगल इसका वर्टिकल से एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है इसने थीटा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो F2 का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो तो देखो एक F1 तो यहाँ लग ही रहा था, ठीक है। इस F2 का अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो F2 cos थीटा नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि नीचे आ गया कौन? F2 cos थीटा, और F2 sin थीटा लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कर देता हूं मैं F2 sin थीटा को, ठीक है। बाकी क्या बोल रहा है? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। अच्छा, और बाकी फोर्सेस लगा दो। इसमें क्या है? नीचे एक mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ? और क्या बोला है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेसेस। तो देखो नेट फोर्स इसमें राइट साइड की तरफ लगने की कोशिश कर रहा है, तो मान लो कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगा इधर की तरफ F, पीछे की तरफ, और इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब ये दोनों फोर्सेस और ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर। यानी कि कंडीशन होगा कि F2 sin थीटा प्लस F1 शुड बी इक्वल टू क्या? फ्रिक्शनल फोर्स F, ये फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि F2 sin थीटा प्लस F1 इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल का वैल्यू ध्यान से देखो अगर आप, तो F2 sin थीटा प्लस F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। इस वाले इक्वेशन में बैलेंस करो तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? F2 cos थीटा प्लस mg के। नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा किसके? F2 cos थीटा प्लस mg के। तो यहाँ पे उठा के रख दो अगर, तो म्यू इंटू ये वैल्यू आ जाएगा आपका F2 cos थीटा प्लस mg। आपको म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा कितना? F1 प्लस F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, F2 cos थीटा प्लस mg। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, फिर सवाल शायद आंसर दिखाई दे हमें। F1 प्लस F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई F2 cos थीटा प्लस mg। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल नॉर्मल इक्विलिब्रियम का सवाल। सारे फोर्सेस को बैलेंस करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, खत्म कहानी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्टिक्स की तरफ मुड़ता हुआ। 5 बोल रहा है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू वन फेस ऑफ अ 90 डिग्री प्रिज्म। अच्छा, and it's totally internally reflected at the glass air interface. If the angle of reflection is 45 degree, we conclude that the refractive index n। अच्छा, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखना, ये प्रिज्म है, ठीक है। उसने बोला कि यहां से रे गया है। सबसे पहले आप कंडीशन अप्लाई करो, किसका कंडीशन? क्रिटिकल एंगल का कंडीशन। क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या होता है कि अगर यहां से कोई रे इंसिडेंट हुआ है, इस पे यहाँ पे कोई भी रे आया है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लो हम क्रिटिकल एंगल C मान लेते हैं, तो कंडीशन ये होता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां से ऐसे चले जाना चाहिए, ये कहानी। यानी कि रिफ्रेक्टेड रे का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अगर मैं बाहर एयर मान लूं थोड़ी देर के लिए और अंदर क्या मान लूं? इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर एन ले लूं अगर एन, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? सॉरी, स्नेल्स लॉ से n इंटू साइन सी शुड बी इक्वल टू क्या? बाहर 1 है, 1 इंटू साइन 90। तो साइन सी का वैल्यू जो आता है, आपको आपने रटा भी होगा सारा शायद, साइन सी का वैल्यू जो होता है 1/n या फिर 1/μ के बराबर होता है। ये साइन सी क्रिटिकल एंगल। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है कि अगर इंसिडेंट एंगल किसी सरफेस पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कभी भी ज्यादा हो गया तो उस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि रे जो है वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री, और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। इसका मतलब है कि ये जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री इसका वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे? सी से। 45 डिग्री ज्यादा है किससे? सी का वैल्यू यहाँ से देखो किसके बराबर है? साइन इनवर्स 1/n के बराबर है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू। साइन इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन 45 इज ग्रेटर देन व्हाट? 1/n। साइन 45 होता है 1/√2, ग्रेटर देन क्या? 1/n। इनइक्वालिटी में इसको उल्टा करोगे, अभी क्या है? 1/√2 ग्रेटर देन n, 1/n उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा √2 लेस देन n। यानी कि आपका कंडीशन निकल के आएगा n शुड बी ग्रेटर देन √2। यानी कि इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू √2 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वापस से ऑप्टिक्स की तरफ जा रहा है कहानी। क्या बोल रहा है देखें, बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज हेल्ड कोएक्सियली 12 सेंटीमीटर अबव अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट हेल्ड x सेंटीमीटर अबव द लेंस गिव्स राइज टू एन इमेज कोइंसिडेंट। अच्छा, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं। ऐसे सोचो, ये लेंस है, ये मिरर है। आपको बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर का है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी दूर? x सेंटीमीटर दूर, x पे, यहां से x पे। तो बोला कि
आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने, यानी कि लेंस और इस कॉम्बिनेशन के कारण इसका जो इमेज बने वो इमेज यहीं पे बन जाए, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे बन जाए। इसको बोलते हैं ऑटोकोलिमेशन। ऑटोकोलिमेशन नाम का एक वर्ड होता है बच्चों, ऑटोकोलिमेशन। हालांकि मैंने क्लास में पढ़ा है, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा उनको याद होगा। ऑटोकोलिमेशन का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बन जाए। और अगर सामने कभी भी मिरर है तो ऑब्जेक्ट को इमेज पे बनाने का मतलब है, मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे इमेज बनाने का मतलब है कि रेज जो है अपने पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए, यानी कि रेज जिस रास्ते जा रही है, रेज जिस रास्ते जा रही है इसको उसी रास्ते वापस आना है। और ये तब पॉसिबल है जब इसका जो इमेज बने, यानी कि पहले वाले जो लेंस का इमेज बने, पहले वाले लेंस का जो इमेज बने वो कहां पे बन जाए, पहले वाले लेंस का जो इमेज बने वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे मिरर पे इंसिडेंट होगी तो वो नॉर्मल होगी मिरर के और वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो आपको ये करना है कि इस लेंस के कारण इसका जो इमेज होना चाहिए, इमेज इसका वो कहां पे बनना चाहिए, इमेज ऑफ लेंस जो है शुड बी एट सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। अब सेंटर ऑफ मिरर ढूंढ लो कहां पे। इसका फोकल लेंथ देखो दिया हुआ है मिरर का, मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, और अगर 18 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है तो इसका रेडियस कितना हुआ 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर यहां से, यानी कि कहने का मतलब है यहां से 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर दूर इधर कहीं, यानी कि यहां पे इसका इस लेंस का जो इमेज बनना चाहिए वो यहां पे बनना चाहिए। और लेंस का इमेज यहां पे बना तो लेंस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया भाई, लेंस से जो इसका डिस्टेंस हो गया, देखो ये टोटल 36 है और ये 12 है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 36 माइनस 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बना वो देखो लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है। यानी कि फॉर लेंस अगर मैं बात करूं लेंस के लिए, देखो u का वैल्यू x के बराबर है, वो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर u को u ही रहने दो। इसका v का वैल्यू जो है देखो लेंस के लेफ्ट साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, यानी कि v का वैल्यू हो गया इसका -24 सेंटीमीटर। और इसका फोकल लेंथ लेंस का आपको दिया हुआ है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसका ले लो 40 सेंटीमीटर और फॉर्मूला लगा दो आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व कर लो, शायद आंसर आ जाएगा। 1/v के जगह पे आ गया -1/u इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इसका हो गया कितना 40 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो तो 1/u का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, इसको उधर भेज दिया -1/24 माइनस 1/40, और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें 1/u इक्वल टू, हाँ जी -1/8 दोनों से कॉमन कर लें तो अंदर आएगा कितना 1/3 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा -1/8 इंटू 3 प्लस 5 हो गया 8 डिवाइड बाई 15, 8 से 8 गया, तो 1/u का वैल्यू आता है देखो -1/15, मतलब u का वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ गया, आना भी चाहिए था -15 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा आपको 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इसका ऑप्शन एक बार देख लो आप, 15 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि ऑटोकोलिमेशन का कंडीशन क्या है, ऑटोकोलिमेशन के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, लेंस का जो इमेज है वो मिरर के सेंटर पे बना दो, अपने आप ऑटोकोलिमेशन हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, माइक्रोस्कोप का सवाल है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और आईपीस का फोकल लेंथ दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली टेलीस्कोप में हम जानते हैं, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, और माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, पहला बोल रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा बोल रहा है इन्फिनिटी पे, तो मैग्नीफाइंग पावर इन 2 केसेस क्या होगा। तो पहले केस में जब फाइनल इमेज डी पे है, फाइनल इमेज डी पे, तो एक बार रिलेशन याद करो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D, और जब फाइनल इमेज, दूसरा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद होना पड़ेगा, तो मैग्नीफाइंग पर तो आप जल्दी कर पाओगे, वरना डिराइव करके कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसका वैल्यू होता था FO/FE के बराबर। यहाँ पे देखो FO का वैल्यू दिया है कितना 200, FE का वैल्यू है 5 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाई D, कुछ ना बोले तो 25 ले लो, तो ये हो गया तुम्हारा 40 इंटू 1 प्लस 1/5, 5 प्लस 1 यानी कि 6/5, 5 से गया 8, ये वैल्यू आता है देखो 48 सेंटीमीटर। और टेलीस्कोप में हम जानते हैं फाइनल इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है, अगर उल्टा बन रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखो FO/FE, FO का वैल्यू हो गया 200 और FE का वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू आता है 40 सेंटीमीटर। यानी कि पहले केस में 48, दूसरे में 40, अगर विथ साइन पूछे तो -48 -40 सेंटीमीटर, क्योंकि फाइनल इमेज इनका क्या है उल्टा बनता है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा -40 एंड 40, -40 एंड 40, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए के बराबर। उसके बाद धीरे धीरे कहानी काइनेमेटिक्स की तरफ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग अ स्टोन ए इज ड्रॉप्ड एंड साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। देखो एक 10 मीटर का बिल्डिंग है, बोला कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को इधर फेंक दिया है, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से, और एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दिया है, दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ छोड़ दिया है इधर ऐसे। Which one of the following statement is true? देखो सबसे पहले तो ये टाइम के बारे में पूछेगा। आप इतना जान लो कि दोनों ही केसेस में फॉर बोथ अगर नीचे की डायरेक्शन में बात करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर देखोगे तो दोनों को डिस्टेंस सेम कवर करना है। दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 10, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है कितना? अगर कुछ ना बोले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। तो दोनों का जो टाइम लगेगा s इक्वल टू हमने क्या लगा दिया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 10, इनिशियल स्पीड दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10, टाइम लगा t स्क्वायर, 2 से गया 5 से गया 2, यानी कि t स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि t का वैल्यू कितना आएगा? √2 सेकंड। यानी कि दोनों को ही नीचे जमीन पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड का, √2 सेकंड का लगेगा। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन? पहला ऑप्शन बोल रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट विच वन ऑफ द टू स्टोन्स विल रीच ग्राउंड फर्स्ट। गलत। बोथ स्टोन्स ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए स्टोन रीच अर्लियर नहीं, गलत, दोनों एक साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। x का वैल्यू दिया है आपको a बाई बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है, t टाइम है, बाकी सब कांस्टेंट है और b। देन सेलेक्ट द फॉल्स अल्टरनेटिव। ध्यान रहे गलत स्टेटमेंट चूज करना है, सही चूज मत कर लेना गलती से। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि t इक्वल टू 1 बाई बी में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नियरली 2 बाई 3 a बाई बी। चेक कर लेते हैं पहला ऑप्शन a। जब टाइम कितना है 1 बाई बी टाइम उठा के यहाँ रख दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? a बाई बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी इंटू टी के जगह पे रखा है a बाई बी, b से b गया, सॉरी 1 बाई बी से b गया, तो ये वैल्यू आता है कितना? a बाई बी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाई ई। देखो 1 बाई ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.37 के आसपास होता है, 0.36 0.37। तो a बाई बी इंटू ये वैल्यू आता है 1 माइनस 0.37 ले लेता हूँ मोटा मोटी, तो ये बन जाएगा 0.63 इंटू a बाई बी। और ध्यान से सोचो तो 0.63 को नियरली 2 बाई 3, नियरली उसने बोला भी है, तो 2 बाई 3 a बाई बी लिख सकते हैं। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो गलत चूज करना है। दूसरा बोल रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 आर a एंड माइनस ए बी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करो भाई। दूसरे ऑप्शन के पास चले, हमने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करूं तो a बाई बी कॉन्स्टेंट, अंदर चलो 1 का 0 माइनस ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू द पावर माइनस एक माइनस बाहर आएगा, माइनस बी बेसिकली बाहर आएगा, माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। माइनस माइनस उड़ गया, ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आता है देखो a इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी के बराबर। ये हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 रख के देखो तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर 0, यानी कि ये वैल्यू a के बराबर आ रहा है, सही बोल रहा था। एक्सेलरेशन का मतलब है d2x बाई डी टी स्क्वायर या फिर dv बाई डी टी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इस वाले टर्म को, a कांस्टेंट बाहर, माइनस b बाहर आएगा इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी, तो ये वैल्यू आता है कितना? माइनस ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी। और एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर मैं निकालूं t इक्वल टू 0 पे, तो ये वैल्यू होता है माइनस ए बी इंटू ई पावर 0, यानी कि माइनस ए बी के बराबर। यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो a के बराबर है और एक्सेलरेशन माइनस ए बी के बराबर है। बिल्कुल। फिर बोल रहा है द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड x इक्वल टू a बाई बी। चेक कर लेते हैं। देखो x का वैल्यू क्या दिया था? x का वैल्यू था तुम्हारे सामने a बाई बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। जब t इक्वल टू 0 रखा था, मान लो रख दिया हमने t इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू देखो आएगा a बाई बी इंटू 1 माइनस ई पावर 0 1, यानी कि 0 पे, ओरिजिन पे है पार्टिकल। और जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सोच के देखो, t की जगह पे इन्फिनिटी रख देते हो तो a बाई बी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ये वैल्यू आता है a बाई बी के बराबर। यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ और a बाई बी तक जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल जो है कैन नॉट गो बियॉन्ड x इक्वल टू a बाई बी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसका तीनों में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दिस। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या पढ़ रहा है, एक बार सवाल पढ़ते हैं।
A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5 t. फोर्स दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. फोर्स का वैल्यू दिया है आपको 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t. आगे क्या बोल रहे हैं? Where F is in Newton and t is in second, the force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं. फोर्स जब 0 हुआ तो टाइम कितना, यानी कि 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t इज इक्वल टू 0. तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t इज इक्वल टू 600. तो यहां से t का वैल्यू आता है देखो 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5. ये 2 से गया तुम्हारा 300, यानी कि ये वैल्यू आएगा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 सेकेंड. इतना सेकेंड के लिए फोर्स लगा है. ठीक, आपको निकालना क्या है? इम्पल्स, एवरेज इम्पल्स. तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? आई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल एफ डी टी. कितने टाइम में लगा? 0 से t लगा दो, सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन. एफ डी टी, एफ का वैल्यू कितना है? 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t इंटू डी टी. लिमिट चला गया 0 से t, लिमिट बाद में पुट कर देंगे. तो देखो 600 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 600 t माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू टी का हो गया t स्क्वायर बाई 2. लिमिट चल रहा है 0 से लेके, अभी टाइम रख देता हूं मैं, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यहां तक. ये 2 से 2 उड़ गया. सबसे पहले यहां t रखोगे तो 600 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 10 पावर 5 इंटू इसका स्क्वायर कर दोगे, t स्क्वायर है ना, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 6. जीरो रखने की जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा, माइनस 6 सही है. तो ये कितना हो गया देखो, 6 और 3 हो गया 18 इंटू 10 पावर 2 जीरो तो खा गया माइनस 1 माइनस ये हो गया 9 इंटू 10 पावर माइनस 1. तो यहां से ध्यान से देखो तो ये आता है 1.8 और ये आता है 0.9 और कुल मिला के वैल्यू बचेगा 0.9 न्यूटन सेकेंड. तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका आंसर. ठीक है बात. उसके बाद कहानी जा रही है, देखें इलेक्ट्रोस्टैट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन O. A point P is at a distance of 20 cm from this origin such that OP makes angle π/3. देखना क्या है, बोला कि यहाँ पे एक डाइपोल रखा है भाई P और यहाँ से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P. ठीक, आपको बोल रहा है if the electric field at P makes an angle theta with the x axis then value of theta. अच्छा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा अगर आपको याद है तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर पाए होगे. नहीं याद तो देखो, P के दो कंपोनेंट होते थे. एक कंपोनेंट डाइपोल के अलॉन्ग आता था और एक कंपोनेंट जो था वो डाइपोल के परपेंडिकुलर इधर. तो P के दो वैल्यू, इधर हो गया तुम्हारा P cos थीटा, P cos 60 और इधर हो गया तुम्हारा P sin 60. अब इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, अगर मैं इसको E1 बोल दूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके उल्टा, यानी कि डाइपोल पर इसके इक्वेटर पे लाई कर रहा है, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन के उल्टा होता था. तो ये वैल्यू हो गया E2. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर E आएगा, E. इस एंगल को अगर हम अल्फा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये अल्फा निकालने का क्या तरीका होगा? देखो ध्यान से, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करोगे E2 डिवाइडेड बाई E1, यानी कि tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना? E2 का वैल्यू होता है E2 ये वाला, यानी कि इसके कारण इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना? KP बाई RQ. P के जगह पे जो भी हो, P cos थीटा या P sin थीटा जो भी हो, डिवाइडेड बाई RQ. और E1 हो गया क्या? E1 हो गया इसके कारण एक्सिस पे होता था 2KP बाई RQ, 2KP. ठीक है, और KP की जगह पे कौन आ जाएगा? इसके अलोंग कौन सा डाइपोल है? KP cos थीटा. तो KP बाई RQ कैंसिल हो गया. तो tan अल्फा, यही आपको मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, हाफ tan थीटा. और जहां पे थीटा का वैल्यू आपको फिलहाल 60 डिग्री दिया है, तो हाफ इंटू tan 60, तो ये वैल्यू आ जाता है √3 डिवाइडेड बाई 2. तो ये अल्फा का वैल्यू कितना बनता है? अल्फा का वैल्यू बन गया tan इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2. ये अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है, आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है. आपको निकालना है ये वाला एंगल. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टोटल एंगल कितना बना रहा है ये. तो ये एंगल अगर 60 है तो देखो ये वाला एंगल भी 60 होगा, और ये वाला एंगल अल्फा हम निकाल चुके. तो टोटल एंगल जो होगा, टोटल एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस 60 डिग्री के. अल्फा का वैल्यू आ गया कितना? tan इनवर्स √3 बाई 2, और 60 को देखो सब रेडियन में लिखा है तो आप इसको लिख दो π/3. तो π/3 प्लस tan इनवर्स √3 बाई 2 इज द आंसर. अगर आपको ये रिलेशन याद है, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, फिर तो ये सवाल 1 मिनट का है, कुछ है ही नहीं इसमें. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है बात. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. क्या बोल रहे हैं? देखिए, a charged particle q is shot towards another charged particle q, capital Q, which is fixed with a speed v. It approaches q up to a closest distance r. एनर्जी कंजर्वेशन. देखिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q, ये फिक्स है.
बोला कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल Q को बहुत दूर से, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से, यहाँ से इसको फेंक दिया इधर की तरफ, और किस स्पीड से फेंका है, v से। तो बोला कि ये क्लोजेस्ट कितना दूर आ पाया, r। जब ये यहाँ पहुंचा तो इसका स्पीड 0 हो गया, इनके बीच का सेपरेशन कुछ r था। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। ध्यान दे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास, मास इसका m मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया इसका हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि दोनों बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो पोटेंशियल 0। फाइनली इसका स्पीड 0 हो जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, और दोनों के बीच में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा KQQ डिवाइड बाई क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गया r। इसके बाद ये वापस चला जाएगा पार्टिकल, तो हाफ mv² का वैल्यू कितना आ गया, KQQ डिवाइडेड बाई r, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, इफ स्मॉल q वेयर गिवन अ स्पीड ऑफ ट्वाइस v, तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। अब देखो फिर से वही चार्ज कैपिटल Q। अब बोला कि इस पार्टिकल को हमने Q मास m, इसको स्पीड दे दिया ट्वाइस v, तो कितनी दूर आएगा। मान लो यहां पहुंचा, और यहां पहुंच के इसका स्पीड हो गया 0, और ये सेपरेशन है सपोज r', ये निकालना है हमें। फिर से वही कहानी, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता, हाफ m, v है 2v, तो 2v का स्क्वायर, पोटेंशियल इनिशियल 0, फाइनल इसका काइनेटिक हो गया 0, और फाइनल पोटेंशियल इनके बीच में हो गया KQQ डिवाइडेड बाई कितना, r' मान लेते हैं। और देखो 2 स्क्वायर 4 तो बाहर आ गया, और हाफ mv² का वैल्यू कितना है, KQQ डिवाइडेड बाई r। RHS में चल रहा है KQQ डिवाइडेड बाई r', KQQ से KQQ उड़ गया, r' का वैल्यू आप देखोगे कितना आ जाएगा, r' का वैल्यू यहां से आ जाएगा, r' इधर भेजो, इनको इधर भेजो, r डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, 2 बार आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एक तरीका इंटीग्रेशन का भी है, लेकिन वो ज्यादा लेंदी पड़ेगा, क्यों अप्लाई करोगे। परफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या बोल रहा है, An electric dipole of moment P is placed in a uniform electric field E such that P points along electric field। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेटिव सवाल है। बोला है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया है कुछ इस तरह से, ये डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। If the dipole is slightly rotated about an axis perpendicular to the plane containing vector E and vector P and passing through the center of the dipole executes simple harmonic motion. Consider I to be the moment of inertia of the dipole about the axis of rotation. What is the time period of oscillation? शायद आपको रिजल्ट ही याद हो, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं है तब भी सोचो। इसको हमने बोला बहुत स्मॉल एंगल थीटा से घुमा दिया। टॉर्क याद करो, टॉर्क का वैल्यू होता था P sin थीटा। अब चूंकि थीटा उसने बोला बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, तो आप साइन थीटा को थीटा लिख दो, अप्रोक्सीमेटली थीटा। टॉर्क का वैल्यू आता है देखो PE इंटू साइन थीटा की जगह पे आ गया थीटा। अब देखो ध्यान से सोचो, हमने एंगल दिया किधर घुमाया इसको, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन डाइपोल पे फोर्स इस पे तो इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये घूमने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। एंगल एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप टाउ इक्वल टू माइनस पी थीटा लिख सकते हो। अब यही है इसका कंडीशन बेसिकली, एंगुलर SHM का जो कंडीशन है, एंगुलर SHM, इसका कंडीशन होता है टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा। अगर आप ये प्रूफ कर पाए तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट I बाई के। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और के जो है ये वाला कांस्टेंट जो थीटा के साथ आता है, यहां से देख सकते हो। तो टाउ इक्वल टू आपके पास मिल रहा है माइनस PE इंटू थीटा के बराबर, यानी कि ये के का काम करेगा। तो इसका टाइम पीरियड आप पढ़ोगे, शायद आपने SHM अभी तक नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आएगा जरूर, 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई के जगह पे कौन आ जाएगा, PE, यानी कि टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई PE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 14 काफी बढ़िया सवाल, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल, आना भी चाहिए आपको। A spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly in its volume as shown in the figure. The electric field inside the empty space. इसके अंदर देखिए, मान लो ये बड़ा स्फेयर है, इसका रेडियस कुछ R1 है, लेट अस अज्यूम, और इसके अंदर ये कैविटी है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है। सबसे पहले इसके कारण, किसके कारण, मान लो कि इसके अंदर कैविटी नहीं होता और यहाँ पे ये होता, ये पॉइंट P है और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस जो है इसका R1 है, लेट अस अज्यूम। तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, अगर इसका मास डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी अगर इसका रो है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, इसका वैल्यू होता है किसके बराबर, रो डिवाइडेड बाई रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। r के जगह पे R1 है तो ये बनेगा रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इक्वेशन 1। अब सिर्फ केविटी को पकड़ो, सिर्फ केविटी को अगर देखते हो, मान लो कि केविटी से ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस कुछ R2 है, लेट अस अज्यूम दिस इज वेक्टर R2, तो इसके भी अंदर लाई कर रहा है और इसके अंदर लाई कर रहा है, तो जो E2 वेक्टर होगा, यानी कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे E2, इसका वैल्यू भी होगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। r के जगह कौन आ जाएगा, R2,
डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2। ये क्या है? विदाउट केविटी, जब केविटी नहीं था अंदर। और एक ये क्या है? ये वाला क्या है? जब सिर्फ केविटी होता है, यानी कि केविटी अपने आप में एक चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर लेता उसको मैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या किया है? काट के हटा दिया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो किसके बराबर? E1 माइनस E2। टोटल के कारण कितना था? माइनस केविटी वाले को हटा दो। तो ध्यान से देखो तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ध्यान से सुने, ये है R1 वेक्टर और ये है आपका R2 वेक्टर, ये तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या मिलेगा? दोनों के सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर। यानी कि अगर मैं इसको वेक्टर R बोल दूं, R1 माइनस R2 इज वेक्टर R, तो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगा रो R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो R दिखाई दे रहा है आपको, R, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स, दोनों के सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर है ये। और ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकल के आता है E इज इक्वल टू रो R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे वेक्टर R जो है दिस इज लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स, और ये हमेशा जो है यूनिफॉर्म होता है। बड़ी अच्छी बात, यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट होता है ये हमेशा। यानी कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म होगा। यानी कि किसी सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर से अगर किसी केविटी को काट के निकाल लिया, तो केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म केविटी है तो, यूनिफॉर्म है तो अलग बात है, जीरो होगा। लेकिन अगर कहीं साइड वाइड से काट के निकाल दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म होगा रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जहां पे R जो है केविटी और जो ओरिजिनल सेंटर था दोनों को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग वाला वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस कैपिटल R अप्लाइज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू F1 on a particle placed at A, distance 2r from its center of sphere. A spherical cavity of radius r by 2 is now made in the sphere as shown in the figure. The sphere with the cavity now applies a gravitational force F2 on the same particle placed at A. The ratio F2 by F1. अच्छा, ये भी सवाल कहीं ना कहीं वैसा ही है, मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सबसे पहले बोला कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r है, और इसके सेंटर से कितनी दूर? ट्वाइस r डिस्टेंस पे मान लो कि एक पार्टिकल रखा है m। बोला कि इस पे जो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स ये F1 है। इसका मास में अगर कैपिटल M मान लूं, कैपिटल M, तो ये जो F1 का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? GM डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2r होल स्क्वायर। इसका डेंसिटी मान लो कि रो था, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो M को डेंसिटी के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो F1 का वैल्यू आ जाएगा कितना? GM इंटू कैपिटल M के जगह पे आ जाएगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R3, रेडियस कितना है? R, तो R3 ये आ गया इसका मास, डिवाइड बाई 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर के बराबर। 4 से गया 4, तो ये वैल्यू आता है F1 का, देखो कितना आता है? GM रो पाई, एक r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। GM रो पाई r डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला कि इसके अंदर से एक केविटी काट के निकाल लिया, और रिमेनिंग पार्ट के कारण इसी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। तो केविटी काट के निकाला अगर, तो सबसे पहले ड्यू टू केविटी में फोर्स निकाल लेता हूं। ड्यू टू केविटी, अगर सिर्फ केविटी होता, केविटी का रेडियस कितना हो गया? r/2, ऑब्वियसली r/2। केविटी का रेडियस हो गया r/2, और इसका मास को कुछ मैं m1 बोल देता हूं, m1। तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया इसका? देखो इस पार्टिकल का r और प्लस r/2, यानी कि इसके सेंटर से ये जो पार्टिकल है स्मॉल m, इसका डिस्टेंस हो गया r प्लस r/2, यानी कि 3r/2, ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके ऊपर ये केविटी जो है, केविटी ये मान लो फोर्स लगा रहा है F। ध्यान से सुनना कहानी को, सिर्फ केविटी का फोर्स निकाल रहा हूं मैं, F का वैल्यू कितना आता? G, इसका मास m1, इस पार्टिकल का मास m, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया? 3r/2 होल स्क्वायर। ठीक है, GM बाहर रखो, डिवाइडेड बाई 3r/2 होल स्क्वायर मतलब 9r²/4 आ गया, इंटू इसका मास कैसे निकालूंगा? डेंसिटी तो सेम रहेगा, तो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r3। r कितना है इसका? r/2, r/2 का होल क्यू करोगे तो r3 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। सही है बात? कितना आ गया वैल्यू? देखो ये वैल्यू आ गया 4 से ये गया 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रहा है ऊपर, कितना आ रहा है देखो? GM रो पाई r3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा? नीचे वैल्यू आ गया इसका GM रो पाई r3, और नीचे एक तो 9r² चल रहा है, 9r², एक ये 3 है, और
ये 2 एक नीचे है 2 और ये 4 चला गया होगा ऊपर, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ 2 से गया 2 और 9 और 3 कितना हो गया 27। तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ 2/27। इसको मैं कहीं इधर लिखूं, जगह कम पड़ रहा है। GM रो पाई आर क्यू और 2/27, एक आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि F का वैल्यू आ गया GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 27। GM रो पाई आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया और नीचे 2/20, ऊपर एक 2 नीचे 27, एक 2/27। ये केवीटी के कारण फोर्स है, ध्यान से सुनना। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ड्यू टू केवीटी। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण फोर्स कितना आएगा? रिमेनिंग पार्ट के कारण फोर्स, रिमेनिंग पार्ट मतलब इसमें से जब मैंने इसको काट के निकाल दिया इस वाले पार्ट को, तो इसके कारण फोर्स इस पे कितना आएगा? पार्टिकल पे इस पे जो फोर्स आएगा, उसने बोला कि ये जो फोर्स है वो F2 के बराबर है। तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 में जब टोटल भरा हुआ था तो फोर्स कितना लग रहा था? टोटल भरा हुआ था तो फोर्स लग रहा था GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 3। GM रो m स्मॉल m पाई आर डिवाइडेड बाई 3 और माइनस जब केवीटी काट के जो निकाला उसके कारण फोर्स कितना लग रहा है? 2GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 27। दोनों से कॉमन आ गया कितना? GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 3 कॉमन कर लो, तो यहां बचा 1 माइनस 2/9। तो ये वैल्यू आ जाता है कितना? GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 माइनस 2 7/9। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज फोर्स F2। तो उसने बोला F1/F2 नहीं, F2/F1 का वैल्यू निकालना है, F2 डिवाइडेड बाई F1। तो F2/F1 निकालोगे तो क्या बचेगा? देखो F2 ये है, GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 3 तो उसमें था ही पहले, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि F2/F1 करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना है? GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7/9 डिवाइडेड बाई ये F1 था, ये पुराना वाला फोर्स, GM रो पाई आर डिवाइडेड बाई 3। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 7/9 के बराबर। यानी कि इसका ऑप्शन अगर देखा जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन तो आसान ही है। 7/9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बात? डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं देखिए। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर व्हेन रेजिस्टेंस x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अनदर रेजिस्टेंस y। एक तरफ x है और एक तरफ y है, ठीक है। तो कितना लेंथ पे मिला? 20 सेंटीमीटर पे। तो क्या रिलेशन बनाओगे तुम? सबसे पहले रिलेशन बनेगा x/20, तो दूसरी तरफ आएगा y/100 - 20। मीटर ब्रिज में टोटल लेंथ होता है 100, तो 20, तो इधर आ गया 100 - 20, यानी कि x/20 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? y/80 के बराबर। 20 से गया 4, यानी कि 4x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है? Where will be the new position of null point from the same end if one decides to balance a resistance of 4x against y? यानी कि एक तरफ आ गया 4x और एक तरफ रखा है y। तो मान लो कि 4x डिवाइडेड बाई कुछ x पे आया, लेट अस अज्यूम, इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, तो दूसरे साइड कितना बचेगा? 100 माइनस x। और 4x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू y के जगह पे क्या है? अगेन 4x, इक्वेशन 1 से डिवाइड बाई 100 माइनस x, 4x से 4x गया, x इज इक्वल टू 100 माइनस x, यानी कि 2x इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 50 सेंटीमीटर, यानी कि नया वाला जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो 50 सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के दिया, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है और सबका वैल्यू दिया है कितना? 16 ओम। तो ध्यान से देखो, तो ये 16 पैरेलल में है, 16 पैरेलल में है, 16 पैरेलल में, 16 पैरेलल में। यानी कि अगर एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, तो सबसे पहले तो ए और बी के बीच में 16 3 बार है, तो मतलब 16/3 यहाँ पे हो गया। फिर यहां से यहां इनके बीच में फिर 16, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा 16/3 का। फिर देखो यहां से यहां फिर से 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो एक रेजिस्टेंस यहां आ जाएगा 16/3 का। और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 16 3 बार है, तो एक बार यहां भी लगा दो आप 16/3 का। ये कहानी है, ए और बी के बीच में आपको निकालना है। तो ये तीनों सीरीज में आ गए, तो ऊपर कितना हो गया? 16/3 इंटू 3, यानी कि 16, और नीचे पैरेलल में कितना रहा? 16/3। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस R1 R2/R1 प्लस R2, तो 16 इंटू 16/3 डिवाइड बाई 16 प्लस 16/3 कितना आ जाएगा? ये 16 इंटू 16/3 डिवाइडेड बाई 48 प्लस 16 64 डिवाइडेड बाई 3 से गया 3, 16 से गया 4 से गया 4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ जाएगा 4 ओम का।
इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज्ड एट रेस्ट ऑन अ 45 डिग्री इंक्लाइन एंड देन स्लाइड्स अ डिस्टेंस डी। द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज मच टू स्लाइड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन देन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। अच्छा देखो दो इंक्लाइन प्लेन है, कहानी क्या है समझो। बोला कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, एक बार ये क्या है स्मूथ है और यहां से एक ब्लॉक को छोड़ दिया, मान लो इसका मास m है, तो बोला कि इसको यहां से डिस्टेंस d, यहां से डिस्टेंस d इसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है उतना उसका n टाइम्स टाइम लग रहा है किस पे, अगर यही इंक्लाइन प्लेन जो है रफ होता, अगर ये रफ होता और सेम ब्लॉक जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता, तो अगर यहाँ पे टाइम इसको t लग रहा है तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है इसको nt लग रहा है। ये बोलना चाह रहा है ये सवाल। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है, लगा लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नीचे क्या फोर्स लगेगा mg sin थीटा, mg sin 45, ये फोर्स लगेगा नीचे, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास, यानी कि mg sin 45 डिवाइडेड बाई m, यानी कि g बाई रूट 2 के बराबर यहाँ एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे देखो एक फोर्स आगे लगेगा ही, सेम फोर्स mg sin थीटा, एक फोर्स इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का वो आएगा mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू इंटू एन, यानी कि mg sin 45 हो गया 1/√2 माइनस म्यू इंटू यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, तो नॉर्मल के जगह पे आ गया कितना mg cos 45। ठीक है, यानी कि mg/√2 माइनस म्यू mg /√2 ये आएगा। ये तो फोर्स है, फोर्स है ये। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर a1 बोल दूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 कितना आ जाएगा, m से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा g/√2, दोनों से कॉमन 1 माइनस म्यू के बराबर। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम लगा t, तो d का वैल्यू s इक्वल टू क्या लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है तो हाफ एक्सेलरेशन ये रहा g/√2 इंटू टाइम लगा है t स्क्वायर, इक्वेशन 1। और इसके लिए लिखोगे तो आप सेम डिस्टेंस d इक्वल टू लिखोगे ut, u0 हाफ एक्सेलरेशन इसका कितना आया है g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू टाइम लगा है nt, तो ये बन जाएगा n² t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लो। फ्रॉम 1 and 2 क्या बन जाएगा जी, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो हाफ g/√2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू n² t स्क्वायर। हाफ g/√2 गया टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, यहां से म्यू निकालना है, तो 1 माइनस म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/n², तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा कितना 1 माइनस 1/n², यानी कि म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 1 माइनस 1/n²। और ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी लगता है वैसा ही सवाल है। बोल रहा है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लाइनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय। ओके सुनना कहानी को। मान लो कि ये एंगल कुछ है थीटा है फाई। बोला कि यहां से एक ब्लॉक चला, ठीक है, d/2 तक तो क्या है ये स्मूथ है, और अगला जो d/2 है वो क्या है रफ है, ये जो है रफ है। बोला कि यहां से चला था u इक्वल टू 0 से, और जब यहां पहुंचा तो इसका भी u कितना हो गया 0। अब देखो दोनों हाफ के लिए एक्सेलरेशन लिख लो आप। अपर हाफ के लिए, अगर अपर हाफ के लिए एक्सेलरेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है mg sin थीटा, यानी कि mg sin फाई डिवाइडेड बाई m, यानी कि ये वैल्यू आएगा कितना g sin फाई के बराबर। और लोअर हाफ की अगर बात करें तो लोअर हाफ में देखो पार्टिकल जो है यहाँ आके रुक गया है, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन कितना लगेगा, a2 बोल देता हूं इसको। एक तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg sin फाई, और एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा कितना म्यू इंटू नॉर्मल, जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था पिछले वाले सवाल में, म्यू mg cos फाई, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ऑफ m से डिवाइड ही कर दो, माइनस ऑफ g sin फाई माइनस म्यू g cos फाई, ये आ जाएगा। और अगर पार्टिकल यहाँ इनिशियल से स्टार्ट होके फाइनली वापस रेस्ट पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था और यहाँ पे जो रिटार्डेशन था दोनों बराबर कर दो, a1 शुड बी इक्वल टू a2, और a1 इक्वल टू a2 कर दे, मतलब g sin फाई शुड बी इक्वल टू कितना माइनस ऑफ g cos फाई माइनस म्यू g cos फाई। g cos फाई नहीं g sin फाई, mg sin थीटा होता है ना, g sin फाई।
जी साइन फाई, ठीक है। तो जी साइन फाई प्लस जी साइन फाई कितना हो गया 2g साइन फाई, और आरएचएस में बचा माइनस माइनस प्लस म्यू जी कॉस फाई, ठीक है बात। जी से गया जी, म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, यानी कि म्यू का वैल्यू आ जाएगा कितना 2 इंटू टेन फाई के बराबर। इसका आंसर आ जाएगा 2 10 फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो इस सवाल को करने का एक और तरीका है, ठीक है। आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूं अगर आपको ट्राई करने का मन हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले देखो यहां से यहां तक इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वर्क डन किसके कारण हो रहा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा के कारण। यहां से mg sin थीटा तो थ्रू आउट लग रहा है, यहां से लेके यहां तक, तो mg sin थीटा का वर्क डन कितना हो जाएगा mg sin फाई मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस d, ठीक है। एक ये वर्क डन हो गया, प्लस यहां से यहां तक फ्रिक्शन का वर्क निकाल लो। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा mg sin फाई माइनस म्यू mg cos फाई मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्टेंस d बाई 2, लेकिन फोर्स उल्टा है, डिस्टेंस अपोजिट है, तो एक माइनस साइन और आएगा, यानी कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल भी जीरो है, यानी कि इक्वल टू जीरो कर दो, वहां से भी आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बात। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, 4 सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ मास m आर ऑर्बिटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन द सेम एंगुलर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई। देखना भाई 4 पार्टिकल्स हैं, एक यहां मान लो m, एक यहां मान लो m, एक यहां मान लो m, और एक यहां मान लो m। तुम किसी एक, क्योंकि चारों क्या है अपने म्यूचुअल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो और इस पे नेट फोर्स लिख लो। कैसे लिखेंगे सर नेट फोर्स, ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा होगा मान लो f से, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा इधर, मान लो ये फोर्स भी f है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो क्या है सेम है, और ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा है कुछ f1 से, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा f नेट। नेट फोर्स का वैल्यू आएगा, एक तो ये फोर्स f1 और प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट हो गया √2 टाइम्स, एक बार फोर्स लिख लो f1, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना gmm डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन r2r हो गया तो 4r² हो गया, प्लस इन दोनों के बीच का फोर्स √2 टाइम्स इन दोनों के बीच में फोर्स हो गया gmm डिवाइडेड बाई ये r तो ये डिस्टेंस होता है √2r, तो नीचे आ जाएगा 2r²। दोनों से ध्यान से देखो तो gm² डिवाइडेड बाई 2r² आप कॉमन कर सकते हो, तो gm² बाई 2r² कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा कितना √2, यानी कि gm² डिवाइडेड बाई 4r² इंटू 2√2 + 1, ये वैल्यू आता है नेट फोर्स का एक पार्टिकल पे। और सर्कुलर मोशन के लिए नेट फोर्स वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, इसको बराबर कर दो mv²/r से, यानी कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू mv²/r, मतलब gm² डिवाइडेड बाई 4r² इंटू 2√2 + 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट mv² डिवाइडेड बाई r, m से गया एक m, ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v² का वैल्यू आता है देखो gm डिवाइडेड बाई 4r इंटू 2√2 + 1, यानी कि v का वैल्यू आ जाएगा √gm/4r इंटू 2√2 + 1। ऑप्शन देख लो आप, √gm/4r इंटू 2√2 + 1, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बात। अब कुछ इंटीजर वाले सवाल हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 देन प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड then behave like a concave mirror. The radius of curvature of a thin plano convex lens is 10. देखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये वाला लेंस है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। पहले इसका तुम फोकल लेंथ निकाल लो, इसका फोकल लेंथ क्या होगा 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू का वैल्यू दिया है कितना 1.5 -1, r1 का वैल्यू हो गया 10, r2 तो देखो प्लेन है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आ गया 1/2 1/20, तो फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया देखो 20 सेंटीमीटर इसका। अब इसने बोला कि इसके प्लेन सरफेस को जो है सिल्वर कर दिया। अब प्लेन सरफेस को जैसे सिल्वर किया क्या होगा, यहां से रे जाएगा, पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन और वापस उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन, यानी कि 2 बार लेंस मिलेगा, 1 बार मिरर मिलेगा। तो पावर यानी कि अल्टीमेटली बिहेव करेगा मिरर जैसा, लेकिन इक्विवेलेंट पावर जो लिखोगे तो 2 टाइम्स PL + PM के बराबर, और इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा चूंकि फाइनल मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ होता है -1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 इंटू PL होता है 1/FL, ये FL है, और PM होता है -1/FM, ठीक है बात। आइए तो -1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 इंटू
FL का वैल्यू आ गया 20, तो यहाँ पे आ गया 1/20। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये तो प्लेन मिरर है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी, सॉरी फोकल लेंथ इसका हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी, बिल्कुल। तो 1/f का वैल्यू, प्लेन मिरर है तो ये 1/f का वैल्यू कितना हो गया 0, तो -1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना 1/10, तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। और निगेटिव आना ये बता रहा है कि ये कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव कर रहा है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो पहले वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, चूंकि इंटीजर टाइप है, इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर में। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए जी, यहां से फेंक दिया 20√3 मीटर पर सेकंड से, एंगल कितना बनाया 60 डिग्री का। द बॉल विल बी एट हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम t। बोला कि बॉल जो है यहां से 40 मीटर की हाइट पे होगा कितने टाइम के बाद। फॉर्मूला लगा देते हैं, mass इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूं, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट है 40, इनिशियल स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा 20√3 sin 60, टाइम लग रहा है मान लो t, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो -12 इंटू एक्सेलरेशन 10, टाइम लगा मान लो t स्क्वायर। तो 40 इक्वल टू यह है 20√3, तो 20√3 sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2 इंटू t, माइनस 2 से गया 5, ये हो गया 5t स्क्वायर, 2 से गया 10 और 10 और 3 हो गया 30। सबको LHS ले आओ, तो 5t स्क्वायर ये -30t और +40 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, t स्क्वायर -6t प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो t -2 इंटू t -4 इक्वल टू 0, यानी कि t का वैल्यू आ जाएगा 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। ठीक है बात। तो इसका आंसर तो दोनों हो सकता है, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो इसके ऑप्शन में क्या देगा वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन इंटीजर टाइप है, इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। 2 और 4 जो भी लिखेगा उसका आंसर सही होगा। कहने का मतलब क्या है, एक बार 40 मीटर हाइट पे जब पहुंचेगा, ठीक है, तो एक बार जाते टाइम पहुंचेगा और एक बार आते टाइम भी तो होगा ये 40 मीटर हाइट पे, सेम हाइट पे, यानी कि यहाँ पे टाइम लग रहा है इसको 2 सेकेंड और यहाँ पे टाइम लग रहा है इसको 4 सेकेंड। ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या पढ़ते हैं, सर्किट वर्किट कुछ बना के रखा है। 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। A 6 volt battery of negligible resistance is connected across terminals AC. The potential difference across terminals B and D. अच्छा पैरेलल में ही तो है ना, एक बैटरी है देखो 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का बैटरी, इसके साथ एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये 5 ओम, ये 15 ओम, ठीक, और इधर भी 2 रेजिस्टेंस है, इधर है तुम्हारा 10 ओम और फिर है तुम्हारा 30 ओम, और ये जाके इसके साथ कनेक्ट हो गया है, यही तो हुआ है, हाँ, और ये फिर इसके साथ जाके कनेक्टेड है, और तो कुछ खास है नहीं। 5 ओम के बाद वाले को इसने B बोला है इस पॉइंट को, और 10 ओम के बाद वाले पॉइंट को इसको D बोला है, और B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स B D विल बी, निकाल लो। B D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले बाद में निकालना, पहले R इक्विवेलेंट बताओ। 30 और 10 देखो 40 और 15 और 5 20, 40 और 20 का कितना हो जाएगा, 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60, 20 से गया 3, R इक्विवेलेंट हो गया 40/3 ओम। तो बैटरी से मेन करंट कितना निकला, I का वैल्यू हो जाएगा कितना, V/R इक्विवेलेंट, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 40/3, यानी कि कितना 18 डिवाइडेड बाई 40, या फिर 9/20 एम्पियर का करंट चला। हाँ भाई, सर्किट में चला करंट कितने का, 9/20 एम्पियर का। यहां से अब 9/20 एम्पियर चला है अगर, तो यहां से देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। अब इधर कितना गया होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो गया 20, तो 6/20, 6/20 मतलब 3/10 एम्पियर का करंट यहां गया होगा, और यहां पे कितना हो गया 40, 6/40 मतलब 3/20 एम्पियर यहां गया होगा, यानी कि 9/20 देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, 9/20, एक तरफ 3/10 और एक तरफ 3/20, बिल्कुल। अब हमको B से D जाना है, एक बार B से D चल लेते हैं, B से D तक आ जाता हूं मैंने लिखा सबसे पहले VB, यहां पे आगे बढ़ा, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस करंट कितना है 3/10 इंटू रेजिस्टेंस कितना 15, आगे बढ़ा। अब देखो करंट यहां से ऐसे जा रहा था, तो करंट के उल्टा जा रहा हूं मैं, तो प्लस करंट कितना है 3/20 और रेजिस्टेंस कितने का है 30 का, यहां से यहां पहुंचा 30। आगे कौन सा पॉइंट VD आ गया, तो माइनस VD इक्वल टू 0, तो VB माइनस VD चाहिए मुझे, और ध्यान से देखो तो ये भी है तुम्हारा 45/10 और ये है तुम्हारा 90/20, यानी कि 45/10, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगा, VB इक्वल टू VD आ जाएगा, यानी कि VB माइनस VD, इसका आंसर होगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा 0, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24. 3 blocks of masses M1, M2 and M3 are connected by massless strings as shown on a frictionless table. They are pulled with a force 40 Newton T3. M1 10 kg, M2 6 kg, M3 4 kg. देखना ऐसे दिया हुआ है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक. ये है 10 kg का, ये है 6 kg का और ये कितने का है? 4 kg का. ये T3 है और T3 का वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया है T3 का वैल्यू? 40 न्यूटन. तो T3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन. मान लो कि इनको कॉमन सिस्टम मान लो थोड़ी देर के लिए. तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 40. मास कितना हो गया? 10 + 6 + 4 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है. तुमको पूछ रहा है टेंशन T2, ये वाला टेंशन. तो खाली M1 M2 को ले लो. एक ब्लॉक हो गया 10 का और दूसरा ब्लॉक हो गया 6 का और इनको खींचने वाला फोर्स कौन सा है? T2. ये निकालना है मुझे. इनका एक्सेलरेशन कॉमन पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 + 6 मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2. तो यानी कि 16 × 2 कितना आ जाएगा वैल्यू? 32 न्यूटन का. इसका आंसर हो जाएगा 32. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट स्केप्स. अच्छा, escape velocity of satellite ऑर्बिट में क्या होता था? √2gme/r. ये याद होना चाहिए आपको. escape the gravitational field of earth to the kinetic energy required to put the satellite. अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता था ऑर्बिट में? √gme/r. ये √2 टाइम्स होता था escape velocity. बोल रहा है कि दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? ke/ko. काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा? ½ mve² डिवाइडेड बाई ½ mvo². हाफ एम गया, v²/v², यानी कि 2gme डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई gme डिवाइड बाई r. gme/r गया, ये वैल्यू आ जाएगा 2. इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2. तो ये था आपका आज का पेपर. काफ़ी बढ़िया पेपर, बैलेंस पेपर, जेईई मेन के हिसाब से एकदम परफेक्ट पेपर था. आई होप कि आप कर पाए होगे. और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आप. ओके, थैंक यू.